नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से संबंधित, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या, फ़ायदे क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे देश में एफडीआई को कैसे इंक्रीज़ किया जाए और एफडीआई में इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं एफडीआई के आने में। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे महिलाओं को डोमेस्टिक वेजेस देने से संबंधित। महिलाएं घर का काम करती हैं, काफ़ी केयर वर्क परफॉर्म करती हैं, तो इसके लिए उन्हें डोमेस्टिक वेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। आपसे पूछता हूं, इंटरव्यू में मान लीजिए बोर्ड ने आपसे पूछ लिया, चेयरमैन ने आपसे पूछा, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को उनके डोमेस्टिक वर्क के लिए वेजेस मिलने चाहिए या फिर नहीं मिलने चाहिए, और अगर मिलने चाहिए तो क्यों, नहीं मिलने चाहिए तो क्यों नहीं। तो आप बताओ बोर्ड को क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आखिरकार है क्या। देखो, सबसे पहली बार इस साल के बजट में सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और अब हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी बताया है कैसे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किन किन फेसेस में, किस प्रकार से। इस साल के बजट में सरकार ने जब इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया तब कहा गया वो कॉमर्शियल व्हीकल्स जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा है, यानी 15 साल से पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स और 20 साल से पुराने पर्सनल व्हीकल्स, इनको री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। यानी सड़कों पर दौड़ने के लिए इन व्हीकल्स को फिर से अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना होगा। और देखो, इन व्हीकल्स का फिर से री रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब ये फिटनेस टेस्ट पर खरा उतरेंगे। फिटनेस टेस्ट होगा कैसे? सरकार के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स होंगे, वहां पर इन पुराने व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट होगा। इनको काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर परखा जाएगा, जैसे एमिशन टेस्ट, क्या ये पुराने व्हीकल्स एमिशन ज़्यादा करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, क्या ब्रेक ठीक ठाक काम करते हैं, सेफ्टी कंपोनेंट्स, इन सबको टेस्ट किया जाएगा। अगर देखो ये पुराने व्हीकल्स फिटनेस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो इनको इनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर दिया जाएगा 5 सालों के लिए, इनको री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 बार ये पुराने व्हीकल्स फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर इन पुराने व्हीकल्स को स्क्रैपिंग यार्ड्स में भेज दिया जाएगा, यानी कबाड़ में भेज दिया जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आया होगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या आवश्यकता है इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लाने की। देखो, क्यों और फायदों में डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं वाई दिस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, और उसके बाद बात करेंगे एडवांटेजेस की। क्यों तो देखो इसलिए क्योंकि ये जो पुराने व्हीकल्स होते हैं ये काफ़ी एमिशन करते हैं। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कुछ इसी प्रकार का आदेश जारी किया था कि 10 साल से जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो डीजल से चलते हैं, जिनकी एज 10 साल से पुराने हैं, उनको सड़कों पर दौड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। काफ़ी एमिशंस करते हैं पुराने व्हीकल्स, क्योंकि अभी तो आपको पता है नए व्हीकल्स जो आ रही हैं वो भारत स्टैंडर्ड 6 पर खरे उतरते हैं, एमिशन कम होता है, इंजन्स की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन पुराने इंजन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए एमिशन ज़्यादा, इवन ज़्यादा जो एमिशन होता है वो पुराने व्हीकल्स से ही होता है। दूसरा, पुराने व्हीकल्स जो होते हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी खरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये तो हुआ वाई का आंसर। अब बात करें एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस देखो काफ़ी हैं। एक तो स्क्रैप यार्ड्स क्रिएट होंगे, मतलब वो पुराने व्हीकल्स है जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनको कहाँ पे भेजा जाएगा, उनको भेजा जाएगा कबाड़ खाने में, यानी स्क्रैपिंग यार्ड्स में। अब कई सारे स्क्रैपिंग यार्ड्स इस्टेब्लिश होंगे, तो यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि पुराने व्हीकल्स को से जो कुछ काम का निकलता होगा रिसाइकलिंग के लिए वो सब कुछ निकाल लिया जाएगा। अब देखो, जिनका पुराना व्हीकल स्क्रैपिंग यार्ड में चला गया है वो नया व्हीकल तो परचेज करेगा ना,
नया व्हीकल परचेज करेगा तो इससे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारे देश में वो तेज़ी से ग्रो होगी। और अगर व्हीकल्स ज़्यादा बिकेंगे तो सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जीएसटी लगता है कोई भी सेल परचेज होता है कुछ आइटम्स को छोड़ के, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो सरकार को जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अब देखो जो नए व्हीकल्स होंगे उनमें ऑयल की कंजम्पशन कम होती है। ऑयल की कंजम्पशन कम होगी तो ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा, ये तो सीधा सीधा फायदा है। और अगर एमिशन कम होगा तो फिर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हमारी कमिटमेंट है उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने बात की एडवांटेजेस की। अब देखो, लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में पक्का ये आया होगा कि अरे कई सारे बेचारे गरीब लोग हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनका पुराना व्हीकल्स अगर वो स्क्रैप में चले जाएंगे, उनको री रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनका तो बेचारों का बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो आखिरकार बहुत से लोगों को नुकसान भी तो होगा जब इन पुराने व्हीकल्स को स्क्रैपिंग यार्ड में भेजा जाएगा। वो तो इसके लिए राजी नहीं होंगे, इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए वो तो इसका विरोध करेंगे जिनका व्हीकल स्क्रैपिंग यार्ड में जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल विरोध तो वो करेंगे। सरकार भी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि नुकसान होगा बहुत से लोगों को, तो सरकार ने इसका सॉल्यूशन खोजा है। सरकार ने सॉल्यूशन क्या खोजा है? जिनको देखो ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका जो व्हीकल है वो स्क्रैपिंग यार्ड में अब जा रहा है, उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको थोड़ा फायदा पहुंचाया जाए कि वो नया व्हीकल परचेज कर लें। अब ये फायदा देखो काफी सारे तरीकों से होगा। एक तो सीधा मतलब जिसके पास ये स्क्रैपिंग व्हीकल सर्टिफिकेट है, जिसके व्हीकल को स्क्रैप में भेजा गया है, उसको नए व्हीकल जो जब वो परचेज करने जाए शोरूम में तो एक्स शोरूम प्राइस का 4 से 6% उसको इंसेंटिव मिले सरकार की तरफ से कि भैया नया व्हीकल आपको परचेज करना है, 5 लाख का है, 5 लाख का 4 से लेके 6% जो है वो सरकार आपको देगी। ये पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलेगा अरे कुछ फायदा आप भी तो पहुंचाओ ना। तो ऐसे ओनर्स जो नया व्हीकल परचेज करने चाहते हैं, जिनका पुराना व्हीकल स्क्रैपिंग यार्ड में चला गया है, उनको रोड टैक्स में रिबेट दी जाएगी नए व्हीकल के लिए, 25% पर्सनल व्हीकल के लिए और 15% कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए। यह दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, टोयोटो, मारुति, इन सब कंपनीज को भी सरकार बोलेगी अरे आपके व्हीकल ज्यादा बिकेंगे, आप भी तो थोड़ा इनको इंसेंटिव दो ना, बेचारों का इनका व्हीकल चला गया है स्क्रैपिंग यार्ड में, थोड़ा इनको डिस्काउंट ज्यादा दो आप। ये तीसरा फायदा होगा। चौथा फायदा, जिसके पास ये स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा, जिनका व्हीकल स्क्रैपिंग यार्ड में चला गया है, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जा सकती है नए व्हीकल पर। यानी आरसी जो बनवाते हैं ना, उस पर फीस लगती है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस माफ की जा सकती है। तो ये सारे फायदे पहुंचाए जाएंगे, एक प्रकार से कंपनसेट किया जाएगा उन लोगों को जिनका व्हीकल अब स्क्रैपिंग यार्ड में चला गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो, चैलेंजेस की बात करें उससे पहले एक और फायदा मुझे याद आ गया। जब देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकल्स की सेल इंक्रीज होगी तो फिर अपने आप स्टील की जो सेल है वो भी इंक्रीज होगी। व्हीकल्स में स्टील का इस्तेमाल होता है तो स्टील इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये फायदा जो बताना भूल गया था। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस क्या क्या है? देखो, सबसे पहली बात, ये सारे जो इंसेंटिव बताए गए हैं कि दिए जाएंगे, ये मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक इन पे कुछ कॉन्क्रीट नहीं सामने आया है कि हाँ ये दिए ही जाएंगे। व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर हैं वो थोड़ा कम इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी थोड़ा कम इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ऐसा ना हो कि ये सारे जो इंसेंटिव्स हैं ये सिर्फ बातों बातों में रह जाएं और एक्चुअल में नया व्हीकल परचेज करने पर इंसेंटिव कम मिले उन लोगों को जिनका व्हीकल स्क्रैपिंग यार्ड में चला गया है। दूसरा चैलेंज देखो ये है कि हमारे देश में स्क्रैपिंग यार्ड्स की भी तो कमी है ना। अब इतने सारे व्हीकल्स स्क्रैपिंग यार्ड्स में जाएंगे, उनका किया क्या जाएगा? इतनी हमारे पास कैपेबिलिटी है नहीं कि ये सारे व्हीकल्स स्क्रैपिंग यार्ड में जाएंगे तो उनमें से जो काम का मटेरियल है वो निकाल लिया जाए, जो भी मतलब रिसाइकल करने वाली चीज़ है। तो हमारी स्क्रैपिंग कैपेसिटी पर डाउट है। तीसरा नंबर, देखो ये जो व्हीकल्स जाएंगे स्क्रैपिंग यार्ड में, जब उनको खोला जाएगा, स्क्रैपिंग में उनको भेजा जाएगा, तो कई सारे जो हार्मफुल मटेरियल हैं जैसे मरकरी, लेड, ये सब भी निकलेंगे, इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे,
तो इससे भी नुकसान हो सकता है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट चैलेंज, काफी बार देखो ऐसा होता है जब इन पुराने व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर छोटे शहरों में चलने लगते हैं ये पुराने व्हीकल्स, क्योंकि वहां पे पकड़ने वाली अथॉरिटीज कम होती हैं। शहरों में अक्सर चेकिंग ज़्यादा होती है तो पुराने व्हीकल्स का शहरों में दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे कस्बे जो होंगे वहाँ पे ये पुराने व्हीकल्स चलते रहेंगे। ये कुछ और भी इश्यूज हैं, जैसे देखो जब मोटर व्हीकल एक्ट आया था 2019 में तो सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन काफ़ी कम देखने को मिला था, और जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं इनको जल्दी से रिप्लेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि स्मॉल ऑपरेटर्स जिनके पास छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनको अगर सही से फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं दिया गया तो वो नए व्हीकल्स नहीं परचेज करेंगे, और अगर सरकार सख्ती करेगी तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज, जो ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स होते हैं इनको क्रेडिबिलिटी के साथ इस्टेब्लिश करना कि हाँ यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, ये भी एक मुश्किल भरा काम होगा सरकार के लिए। इसके बाद लास्ट में अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो ड्राफ्ट रखा है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2022 के बाद जो गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर के व्हीकल्स हैं, पुराने व्हीकल्स, उनको स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा, और उसके 1 साल बाद जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, कौन से कॉमर्शियल व्हीकल्स 15 साल पुराने, उनका फिटनेस चेक होगा, और फाइनली 2024 आते आते जो बचे हुए व्हीकल्स हैं पर्सनल व्हीकल्स 20 साल पुराने, उनका भी टेस्ट होगा। तो ये फेजेस हैं, 1 अप्रैल 2022 से पहले गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर के व्हीकल्स, उसके 1 साल बाद कॉमर्शियल व्हीकल्स जो 15 साल पुराने हैं उनका टेस्ट होगा, और 2024 तक बाकी बचे हुए सारे व्हीकल्स। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है बहुत सारे देशों में ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, सिर्फ इंडिया में नहीं आई, काफ़ी सारे देशों में आई है, और काफ़ी सारे देशों ने तो कोविड-19 के बाद अपनी इकोनॉमी को फिर से रिकवरी के रास्ते पर लाने के लिए ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी वो लेके आए हैं, क्योंकि कई सारे देशों ने ये सोचा है कि इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा होंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, बल्कि नेट जीरो एमिशन के रास्ते पर भी वो आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया ने भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है, लेकिन अगर इस पॉलिसी को सफल बनाना है तो जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए उनको सरकार की तरफ से एड्रेस करना होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल एफडीआई से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई मतलब क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये यूएसए है, ये इंडिया है। यूएसए का कोई पर्सन जिसका नाम है ए, वो इंडिया में कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश करता है जो पेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और यहाँ से पूरी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है, यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक और एग्जांपल, इंडिया में कोई कंपनी है ऑलरेडी पेन को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका पूरा मालिकाना हक किसी इंडियन के पास ही है, लेकिन ये ए पर्सन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी परचेज कर लेता है, फॉर एग्जांपल 50% या 30%, और कंपनी के कामकाज को भी कंट्रोल करने लगता है। पूरी तरह से नहीं, मतलब जितनी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से डायरेक्टर्स होंगे बोर्ड में। तो फिर ये भी एग्जांपल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि उसने नई कंपनी स्टैब्लिश नहीं की, ऑलरेडी इंडिया में स्टैब्लिश्ड कंपनी में हिस्सेदारी परचेज कर ली। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में उसका भी रोल है उस पर्सन का जिसने हिस्सेदारी परचेज की है, जो यूएसए का नागरिक है। तो ये एग्जांपल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग होती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्होंने आज शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर बल्क में परचेज किए, 2 दिन बाद इनको प्रॉफिट लग रहा है तो 2 दिन बाद ये बेच लेंगे। इनका उस कंपनी में जिसके ये शेयर परचेज करते हैं उस कंपनी के कामकाज में, उसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने में इनका कोई रोल नहीं होता। ये डिफरेंस है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो देखो वोलेटाइल है, आज इन्वेस्ट हुआ, कल उन्होंने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्टेबल होती है, इससे
एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा होते हैं, गरीबी खत्म होती है, काफ़ी फायदे होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए विभिन्न जो देश हैं वो आपस में कॉम्पिटिट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। इसीलिए विभिन्न देश प्रयास करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया जा सके। देखो, ये जो एफडीआई आती है ये 2 रूट्स के थ्रू आती है। पहला रूट ऑटोमेटिक रूट, इसमें फॉरेन एंटिटी को सरकार से या फिर आरबीआई से किसी प्रकार की प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है गवर्नमेंट रूट, इसमें देखो फॉरेन एंटिटी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट से पहले सरकार से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये पोर्टल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ये पोर्टल जो है आने वाली एफडीआई के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम करता है कि यहीं से, इसी पोर्टल से सारी जो क्लियरेंस है वो मिल जाएगी। बार बार एफडीआई वालों को इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो ना कि एफडीआई वाले बिल्कुल तंगी आ जाएं, अरे यार घुमा रहे हैं, नहीं इन्वेस्ट करना हमें तुम्हारे देश में। इसलिए सरकार बहुत आसान काम कर देती है कि एक ही पोर्टल है, आपको यहीं से सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। देखो 2020 में काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन एंड सिल्वर लेक। बट देखो ये ज़्यादातर जो कंपनीज थी इन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया, मतलब अलग अलग जगह इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ऑलमोस्ट इन सब की इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में थी। एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला 2020 में, जहां कोविड-19 की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई। दूसरी तरफ इंडिया में एफडीआई की ग्रोथ काफ़ी तेज़ देखने को मिली। 2020 में $60 बिलियन प्लस की इंडिया में एफडीआई रही। बट देखो अगर चाइना से और ब्राज़ील से कंपेयर करें तो हमारे देश में एफडीआई फिर भी कम है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इशू क्या है, मतलब अभी भी बहुत सी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती क्यों हैं। 30 साल तो हो चुके हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है और उसको ओपन किए 30 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी क्यों नहीं आती बड़ी कंपनीज। काफ़ी रीजंस हैं। पहला रीज़न, इंडिया में देखो फ्रीक्वेंटली पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। जैसे हरियाणा की सरकार लेके आई कि 75% रिजर्वेशन होगा प्राइवेट जॉब्स में 50,000 तक की। तो ये क्या है, एकदम से पॉलिसी चेंज हो गई। अब मान लीजिए पिछले साल कोई प्राइवेट कंपनी आई होगी जिसने इन्वेस्ट किया होगा, उसको तो लगेगा ना अरे भैया ये क्या है, पहले ही बता देते, हम इन्वेस्ट ही ना करते अगर आप इस प्रकार की पॉलिसी लेके आने वाले हो। तो मतलब फ्रीक्वेंटली पॉलिसी चेंज हो जाती है हमारे देश में। दूसरा, सरकार अभी सेल्फ रिलायंट कैंपेन लॉन्च कर रही है, आत्मनिर्भर भारत पे सरकार का फोकस है। तो बहुत सारी कंपनीज तो सिर्फ इसी दम पे चल रही हैं कि हाँ देसी कंपनीज हैं। जैसे जो रामदेव बाबा हैं, रामदेव बाबा काफ़ी फोकस करते हैं कि भारत के प्रोडक्ट्स हैं। देखो हम चाहते हैं कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो तेज़ी से ग्रो करें, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी अपना परचम लहराएं। लेकिन देखो ये जो सेंटिमेंट्स है ना कि ये भारत की कंपनी है इसलिए आप प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए, ये सेंटिमेंट कुछ समय तक तो चल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं होगा ना तो फिर आप दूसरे कंपनीज का कंपटीशन नहीं कर सकोगे, आप पिछड़ जाओगे। तो ये जो सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट परचेज करें ये भारत की कंपनी है, इससे बिजनेस ज़्यादा समय तक के लिए सस्टेन नहीं किया जा सकता। आपको अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाना ही होगा। इसके बाद नया एस्पेक्ट आता है कि इंडिया में अट्रैक्टिव क्या है, क्यों आखिरकार एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट करें या फिर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो है मार्केट। 140 करोड़ लोग, सोच के देखिए, और इन 140 करोड़ लोगों में से भी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। वैसे देखो ये लाइन थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि आज द हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें सिर्फ डेटा है, उसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण बहुत से लोग इंडिया में फिर से गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। वैसे मार्केट से संबंधित एक बात आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर हैं और वो दानिक से प्रमोट होकर आईएएस बने हैं। तो 2-3 साल पहले मैं उनसे मिलने गया उनके ऑफिस में, और जैसे ही बात चल रही थी, कोई जैसे कैंडिडेट गाइडेंस लेने आता है तो कैंडिडेट गाइडेंस लेने आया, थोड़ी बहुत बात चली, मैं भी वहीं मौजूद था। तो फिर उन्होंने पूछा
कि सर बैकअप क्या होना चाहिए, क्योंकि वो नया कैंडिडेट अपनी जॉब छोड़ के आया था। तो उनकी बात याद आती है, उन IAS ऑफिसर ने जो बोला था ना, रिप्लाई किया था, उन्होंने बोला था कि देखो 130 करोड़, उस समय उन्होंने 130 करोड़ बोला कि 130 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, बाहर से कंपनीज आ रही हैं पैसा कमाने के लिए, इतने तो तुम मेहनती हो, इतने तो तुम काबिल हो, कुछ ना कुछ तो जरूर कर ही लोगे 130 करोड़ लोगों को सर्व करने के लिए। मतलब उनकी बात में दम था कि इतनी बड़ी मार्केट है, अगर आप मेहनती हो, काबिल हो, सीखने की आप में क्षमता है, फ्लेक्सिबल हो, कोई रोक नहीं सकता, फिर आपको कभी भी अपनी कैपेबिलिटी पे शक करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो है शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। USA और चाइना के बीच कंपटीशन बढ़ रहा है। 3-4 दिन पहले की बात है, अलास्का में मीटिंग हुई थी, आपको याद है ना। मीटिंग में बुरी तरह से लड़ रहे थे डिप्लोमेट्स, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि आपके वहाँ पे जिनजियांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स पे अत्याचार होता है। चाइना वाले डिप्लोमेट्स ये बोल रहे USA को कि आप चाइना के खिलाफ भड़का रहे हो दूसरे देशों को। मतलब जैसे तू मैं वाली फाइट नहीं होती परिवार में, वैसी फाइट हो रही इन डिप्लोमेट्स के बीच में, जो काफ़ी रेयर है। तो इस वजह से बहुत सी कंपनीज जिन्होंने चाइना में इन्वेस्ट करके रखा है वो शिफ्ट करना चाहते हैं। अब काफ़ी इन्वेस्टमेंट तो देखो वियतनाम ने खींच ली है, अब थोड़ी बहुत इंडिया ने भी खींच ली है। अब इंडिया भी जाग गया है, इंडिया को लगता है कि अरे मौका है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी दिशा में सरकार काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लेके आई है, जैसे लेबर कोड रिफॉर्म्स। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। हालांकि वो इंडेक्स अभी ठंडे बस्ते में है, आरोप लगा था कि सही ढंग से उस इंडेक्स की रैंकिंग जारी नहीं होती है। सैमसंग ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित। हमारे देश में देखो डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से भी बड़ी कंपनीज इंडिया में आसानी से पैर जमा सकती हैं। रिलायंस जियो जब से आया है 2016 के बाद से ही हमारे देश में डेटा काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है। बट देखो अभी भी 500 मिलियन जो लोग हैं वो ऑफलाइन हैं। सरकार कोशिश कर रही है इन लोगों को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन लाया जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी से वो जुड़ें। तो देखो इस राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी का ना सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज लाभ उठा रही हैं, इनोवेट कर रही हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर कर रही हैं, बल्कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इस राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठाना चाहती हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिजिलियंस। देखो कोविड-19 आया, हमने बाकी देशों के अपेक्षाकृत अच्छे से कोविड-19 को टैकल किया। मुझे एक बात याद आती है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। जब ये कोविड-19 आया था ना तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स थे, ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इंडिया में इतने लोग मर जाएंगे, 2 करोड़ लोग मर जाएंगे, 3 करोड़, 5 करोड़, मतलब कई नंबर्स बता रहे थे। तो एक राइटर ने बोला था कि चलो ठीक है, मान लिया कि आपका ये जो एल्गोरिथम है ये सही भी है, जो अंदाज़ा आपने लगाया है कि हाँ इतने लोग मर जाएंगे और ये जो बीमारी है वो इस गति से आगे बढ़ेगी। बट आप एक बात इग्नोर कर देते हो कि जब लोग मर रहे होंगे इंडिया में तो क्या इंडियंस हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। इंडियंस भी कुछ करेंगे ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंडियंस की हाँ इस महामारी को रोका जा सके कैसे ना कैसे करके। पास्ट में भी तो इंडिया पे विपत्तियां आई हैं ना, इंडियंस ने उन विपत्तियों का सामना किया है। तो आप हमें अंडरमाइन थोड़ी ना कर सकते हो कि इंडियंस सबसे ज़्यादा मरेंगे इस महामारी से। याद होगा हमने ये डिस्कस किया था। तो उस राइटर की बात मुझे याद आती है कि इंडियंस खाली थोड़ी ना बैठे होंगे कि जब महामारी आई होगी कि हाँ मर रहे हैं तो मरने दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इंडियंस का रिजिलियंस देखने को मिला और इस महामारी पर हमने अच्छे से काबू पाया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो ये जो बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं ना, इनको भी कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया में इन्वेस्ट करके आप कमा रहे हो तो उसका फायदा इंडियंस को भी पहुंचे। आप अपने कंपनी की सक्सेस को इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की डेवलपमेंट से जोड़िए कि इंडिया की डेवलपमेंट हो। आपका काम अगर अच्छा चलता है, वैल्यूज पे ध्यान दीजिए। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बाकी देशों में बर्गर में बीफ वगैरह देता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देता क्योंकि मैकडोनल्ड ने लोकल वैल्यूज का ख्याल रखा है। तो ऐसे लोकल जो वैल्यूज हैं, लोकल टैलेंट, उन सब का ख्याल रखें बड़ी कंपनीज अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एफडीआई से संबंधित। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल अनपेड वर्क से संबंधित है। महिलाओं को डोमेस्टिक काम करने के लिए वेजेस मिलने चाहिए, ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, महिलाएं घर का काम करती हैं, इसके लिए उनको कोई वेज नहीं मिलता। घर के काम देखो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों की देखभाल से लेके खाना बनाना, मतलब ये सारा जो काम है वो अनपेड है। अब 24 घंटे काम करने के बावजूद आपको इसके वेज ना मिले और नेशनल इकोनॉमी में आपके काम को काउंट भी ना किया जाए, जीडीपी में, नेशनल इनकम में आपके काम को काउंट भी ना किया जाए, ये गलत है। तो ये सारे देखो इश्यूज हैं। 24 घंटे की जॉब विदाउट रिनमरेशन, विदाउट प्रमोशन, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं। इससे महिलाओं की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं इकोनॉमी में, और जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। अगर देखो महिलाएं काम भी करती हैं तो ज़्यादातर वो काम ढूंढती हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो घर का भी काम संभाल सकें और बाहर भी काम कर सकें। ज़्यादातर वो ऐसी ही जॉब्स महिलाएं ढूंढती हैं, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे जॉब थोड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी और साथ के साथ घर का काम भी संभाला जा सकेगा। इसे बोलते हैं डबल जियोपर्डी। मतलब वो महिलाएं जो बाहर काम भी करती हैं तो फिर उनका काम बल्कि डबल हो जाता है कि हाँ, बाहर किसी फर्म में वो जॉब भी कर रही हैं और घर का भी काम, बल्कि डबल काम हो जाता है। तो इसलिए ये इशू अभी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि कमल हसन की पॉलिटिकल पार्टी ने तमिलनाडु में इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि महिलाओं को हाउस होल्ड वेज दिए जाएंगे, और इसके पक्ष में काफ़ी सारे तर्क दिए जाते हैं। जैसे अभी देखो, महिलाओं के काम को जीडीपी में या फिर नेशनल इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाता, इससे जीडीपी का अंडर एस्टिमेशन होता है। तो एक बार डोमेस्टिक वेजेस जब दिए जाएंगे तो सही एस्टिमेशन जीडीपी का हो सकेगा। अगर महिलाओं को घर के काम के लिए वेजेस मिलेंगे तो इससे डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आएगी, क्योंकि फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगी महिलाएं। महिलाओं का जो रोल है वो रीडिफाइन होगा। इवन देखो, इससे गरीबी भी तो सीधा सीधा कम होगी ना, क्योंकि महिलाओं को उनके काम के लिए पैसा मिलेगा तो परिवारों को सीधा सीधा पैसा मिल रहा है, तो इससे उनका वेलफेयर सुनिश्चित होगा, गरीबी कम होगी, और ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स के भी अगेंस्ट होगा। तो अनइक्वालिटीज़ जो समाज में काफ़ी ज़्यादा हैं वो भी एड्रेस होंगी, एक नई शुरुआत होगी इससे, अगर डोमेस्टिक वेजेस महिलाओं को मिलती हैं। बट देखो, इसे इंप्लीमेंट करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं और काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं। सबसे पहली बात तो, अगर महिलाओं को घर के काम के लिए डोमेस्टिक वेजेस मिलेंगे तो बल्कि इससे तो फिर महिलाएं घर का ही काम करेंगी ना। फिर आप ये सारी बातें जो बोल रहे थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, इस वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, वो घर में ही रहती हैं, तो घर के काम के लिए उन्हें पैसे मिलेंगे, तो मतलब आपने ये मान ही लिया है कि महिलाओं का काम घर का ही है। ये तो गलत है ना। ये तो, इससे तो पैट्रियार्की और ज़्यादा इंट्रेंच हो जाएगी समाज में। दूसरा, पैसे देगा कौन? क्या पैसा हस्बैंड देगा या फिर सरकार देगी? अगर पैसा हस्बैंड देगा तो फिर तो वो कार्टून याद कीजिए जो हमने पहले डिस्कस किया था, कि अगर वाइफ अपने मायके जाती हैं 7 दिनों के लिए, तो हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि इस महीने आपकी 7 दिन की सैलरी कटेगी, क्योंकि आप 7 दिन के लिए आपने काम नहीं किया, आप अपने मायके गई। ये कार्टून था। अब सोच के देखिए, मतलब इससे क्या सिग्नल जाता है? इससे सिग्नल तो ये जाता है ना कि अगर हस्बैंड पैसा जाएगा कि वाइफ सिर्फ एक काम करने वाली एम्प्लॉई है, क्योंकि उसको, और इसके लिए उसको पैसा मिल रहा है, तो ये तो गलत है ना। इश्यूज देखो और भी हैं, मतलब काम काउंट कैसे होगा? अब कोई महिला अपना घर का काम ज़्यादा करती है, कोई कम करती है। अब किसी किसी की जॉइंट फैमिली भी है, बच्चों की जो केयर है वो दादा दादी कर देते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, इश्यूज कम नहीं हैं। वे फॉरवर्ड में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहला सजेशन तो ये है, डेटा सिस्टम में इन्वेस्ट कीजिए आप। रेगुलर सर्वे कंडक्ट होने चाहिए ताकि पता लग सके कि महिलाएं कितना काम करती हैं, ताकि उनके काम की क्वांटिफिकेशन हो सके। दूसरा, स्टेट स्पॉन्सर्ड जेंडर न्यूट्रल इनकम ट्रांसफ़र की जा सकती है, मतलब हाउस होल्ड लेवल पे आप इनकम ट्रांसफ़र कर दो, ना कि सिर्फ महिलाओं को डोमेस्टिक वेजेस दो। हाउस होल्ड लेवल पे आप इनकम ट्रांसफ़र करोगे महिलाओं के नाम पर, तो इससे काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं वो सर्व हो जाएंगे, जिनकी हमने बात की इस आर्टिकल में।
तीसरा, मेथड्स आप खोजो ताकि डोमेस्टिक एंड केयर वर्क के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन की जा सके। वैसे एक बात है, केयर वर्क के लिए कोई वैल्यू असाइन हो सकती है कोई? अब माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, क्या इसकी वैल्यू असाइन हो सकती है कोई? नहीं हो सकती है, चैलेंजेस बहुत हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, ये महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वेजेस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।